स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज। साथ ही मैं लाया हूं बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। जी हां, पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूं आज के कल स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है आपकी भर्ती मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर। आप खुद ही देख लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पर कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी योजना हम सभी के बीच बताई है और क्या घोषणा की है, ये देखिए आप। जब हमने पुलिस भर्ती की बात कही है, कई प्रकार के पद बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान में दिलाया गया है कि आज भी लगभग 7,500 पदों की परमिशन हमने भर्ती की थी, लेकिन फिर भी 20,000 पद अभी बाकी है। और अगर ये भर्ती होते होते 2,000 पद वापस खाली हो जाएंगे तो हम पुलिस के ऑलरेडी जो पद है उनको क्यों खाली रखना चाहिए। इसलिए 7,500 इस साल भरेंगे, 7,500 अगले साल भरेंगे और 7,500 अगले 3 साल के अंदर कोशिश करेंगे सारे पद भर दें, कोई पद खाली नहीं रहने वाले हैं। ये पुलिस के सारे पदों को भरते हैं और भरने के लिए भी अभी वो कर्मचारी चयन मंडल वगैरह आपको जो तकलीफ आती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी पुलिस भर्ती बोर्ड बना ले। ये पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की मैं घोषणा करता हूँ ताकि आपके अपने पुलिस के जो दायरे में भर्ती करने की जो सुविधा भी होगी और उसकी तीक्ष्ण दृष्टि भी होगी, जिसके कारण से उसने तो सुना होगा आप सभी ने कि कैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना बनाई है कि भाई अब मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है उसके लिए एक अलग से बोर्ड होगा पुलिस भर्ती के लिए। और साथ ही उन्होंने बताया है कि अभी ढेर सारे पद खाली हैं, 7,500 लगभग इस वर्ष तो पुलिस आरक्षक यानी कांस्टेबल की भर्ती होगी ही, साथ में उसके बाद अगले वर्ष और उसके अगले वर्ष भी भर्ती करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो चलिए लग जाइए अपने जोश के साथ, जैसी आप तैयारी कर रहे थे उसी के साथ, ताकि आपका इसी वर्ष चयन हो जाए। और जो बच्चे बचेंगे, जो प्रैक्टिस सीरीज में भाग अभी नहीं ले रहे हैं, वो अगले वर्ष सिलेक्ट होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, सोनू और उसकी मां की उम्र का अनुपात 12:15 है। सोनू के जन्म के समय उसकी मां की उम्र 30 वर्ष थी। सोनू और उसकी मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले की प्रैक्टिस सीरीज में भी देखा है, बहुत से बच्चे से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं से किस तरीके से करना है। चलिए, कौन है? सोनू है और उसकी माताजी है। उन्होंने बताया है कि उनकी उम्र का अनुपात जो है वो है 12:15 है। अब कहा यह गया है कि सोनू के जन्म के समय उसकी मां की उम्र क्या थी? 30 वर्ष। यानी जब सोनू का जन्म हुआ था, यानी कि सोनू का जन्म कब हुआ होगा? सोनू अभी वर्तमान में है 12 वर्ष का, तो सोनू का जन्म हुआ होगा आज से 12 वर्ष पहले। तो अच्छा, अभी सोनू 12 वर्ष का है तो जन्म हुआ था 12 वर्ष पहले, तो माताजी की आयु आज से 12 साल पहले थी 3 वर्ष, क्योंकि वो अभी तो 15 वर्ष की हैं, 3 वर्ष। तो यही वैल्यू हमें दी रखी है। हमारा तरीका क्या है? उनके हिसाब से माताजी उस टाइम कितने वर्ष की थी? 30 वर्ष की, जबकि अपने हिसाब से माताजी उस टाइम कितने वर्ष की थी? 3 वर्ष की। गुणा चाहिए क्या चाहिए? सोनू और उसकी मां की वर्तमान आयु। तो सोनू की अभी वर्तमान आयु कितनी है? 12 है, तो जो चाहिए वो यहाँ लिखते हैं। चाहिए क्या? 3 एकम 3 धाम 30, 10 का 12 में गुणा करेंगे यानी 120। 120 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। मां की आयु पूछे तो आप यहाँ पर 15 लिख सकते हैं, 15 धाम हो गया 150। ठीक, चलिए, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अभी हम 2023 के क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लेंगे 2022 और सारे क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको पेपर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, 5 वर्षों में 10% इस चैप्टर का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 10% का मतलब होता है, इसे आप भिन्न बना लीजिए, होता है 1/10। ब्याज मिलता है मूलधन पर, इसलिए नीचे वाली संख्या होगी मूलधन और ये होता है ब्याज।
दर होती है वार्षिक, दर होती है वार्षिक, यानी कि यहाँ पे ये जो है वो तो ब्याज है, लेकिन कब का है ब्याज? ब्याज है 1 वर्ष का। लिखा ना यहाँ 10% प्रति वर्ष, इसलिए ये जो 1 रुपया आप देख रहे हैं ये है ब्याज और नीचे वाली संख्या है मूलधन। ये ब्याज है कितने वर्ष का? 1 वर्ष का, क्योंकि दर तो वार्षिक होती है। हमें चाहिए है 5 वर्षों का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है तो 5 वर्ष का ब्याज हो गया 5। अब हमें क्या दिया है? 4000 रुपए कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तरीका वही है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा। चाहिए क्या? उनके हिसाब से साधारण ब्याज दिया है 4000, अपने हिसाब से साधारण ब्याज हो गया कितना? 5। गुणा चाहिए क्या? हमसे पूछा है मूलधन, मूलधन हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी हो गया 8000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए, एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन यानी इसी वर्ष का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, लाभ हानि का है। एक डीलर 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। प्रति ड्रायर मतलब हर एक ड्रायर की कीमत है 63,000 और दूसरे वाले की भी कीमत कितनी है? 63,000। उसने 63,000 के 2 ड्रायर बेचे हैं, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य है समान। एक पर उसे 5% का लाभ होता है। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि उसने पहला ड्रायर बेचा है 20 रुपए का था, 1 रुपए का लाभ कमाया है यानी 21 में। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और दूसरे ड्रायर के बारे में बताया है कि 30% की क्या होती है? हानि होती है। 30% मतलब हो गया 3/10, यानी 10 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए की हानि होगी, मतलब कितने में बेच दिया है? 7 में। लेकिन हमसे कहा गया है कि दोनों ड्रायर को वो समान मूल्य पर बेचता है। कहाँ कहा है? उसने बताया ना 63,000 प्रति ड्रायर, हर एक ड्रायर 63,000 का, यानी दोनों ही कंडीशन में उसके विक्रय मूल्य है समान। अब आप बताओ, यहाँ विक्रय मूल्य समान है? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पे विक्रय मूल्य समान नहीं है। अरे भाई, समान नहीं है तो कर दो। क्या हम 7 को 21 बना सकते हैं गुणा करके? जी हाँ सर, हम 7 को 21 बना सकते हैं। नीचे सिर्फ 3 का गुणा करा दो तो ऊपर वाला तो 21 है, नीचे वाला भी 21 बन जाएगा। और आपको ये गुणा कराना है पूरी लाइन में। ऊपर की लाइन ज्यों की त्यों यानी जैसी है वैसी ही लिख दो, 20 से 21 पहला ड्रायर, और दूसरी लाइन में करा दीजिए गुणा। 3 धाम हो गया हमारा 30 और 30 आते हो गया 21। पहले के अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। अब कंडीशन हो गई मैच, दोनों ही कंडीशन में विक्रय मूल्य समान है। जी हाँ, दोनों ही कंडीशन में विक्रय मूल्य समान है। क्या पूछा है? पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो पहला ड्रायर 20 रुपए में खरीदा क्यों? ये क्रय मूल्य की लाइन है, ये विक्रय मूल्य की लाइन है। 20 रुपए में खरीदा, ये 30 में, तो टोटल सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया 50। और दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 21 यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान थे, तो विक्रय मूल्य हो गया 42। 50 रुपए की वस्तु को 42 रुपए में बेच दिया है, मतलब 8 रुपए की हानि हुई कि नहीं? 8 रुपए की हानि कितने पर हुई है? लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा निकाली जाती है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 50। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो गुणा करा दीजिए 100 का। 50 एकम 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब का मतलब वर्तमान में अरविंद जो है वो 40 वर्ष का है और आशा है 25 वर्ष की। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी होगी? कौन कौन है भाई? अरविंद है और आशा है। हमें कितनी करनी है इनकी आयु? उसने कहा है अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी। अगर आशा की आयु 1 वर्ष है तो इसकी आयु होनी चाहिए 4 वर्ष। यही तो बोला है कि भाई अरविंद की आयु 4 गुनी करनी है। अब भाई कैसे किया जाए? कोई एक्स वैक्स मानने की जरूरत है नहीं। अब मुझे ये बात बताइए कि अगर अरविंद 40 वर्ष का है, ये 25 वर्ष की है, 40 वर्ष का है और ये है 25 वर्ष की है, तो इन दोनों के बीच में एक बार जो अंतर क्रिएट हो गया वो जिंदगी भर वही अंतर होता है। जैसे आप अपने भाई से 2 साल बड़े हैं, तो जब आप लोगों का जन्म हुआ था दोनों का, तब से ये गैप बन गया 2 साल का। अब आप दोनों के जिंदगी भर यही गैप चलता रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि जवानी में
आपका छोटा भाई आपसे 5 साल बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार जो अंतर क्रिएट हो गया आयु में, वही अंतर हमेशा होता है। यही कॉन्सेप्ट हमें काम आने वाला है। तो अंतर कितना है, उन दोनों की आयु में अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 15 वर्ष। तो 15 वर्ष आज अंतर है, वही 15 वर्ष जिंदगी भर अंतर चलता रहेगा। तो उनके हिसाब से अंतर है 15, अपने हिसाब से अंतर है 3। उनके हिसाब से 15, अपने हिसाब से 3। चाहिए क्या हमें? तो ये चाहिए कितने वर्ष पहले 4 गुनी होगी। तो आप दोनों में से किसी की आयु निकाल लो। अरविंद की आयु कितनी होगी? अरविंद की आयु 4 करनी है। 3 एकम 3 5 15, 5 चौके 20, यानी अरविंद की आयु 20 वर्ष होनी चाहिए 4 गुना होने के लिए। अभी अरविंद की आयु कितनी है? अभी अरविंद की आयु है 40 वर्ष। तो कितने वर्ष पहले? 20 वर्ष पहले हुआ है, यानी 4 गुनी कब होगी उसकी आयु? जब अरविंद होगा 20 वर्ष का। और अरविंद 20 वर्ष का कब होगा? अरे भाई अरविंद आज 40 वर्ष का है, तो 20 वर्ष का कब होगा? आज से 20 वर्ष पहले, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये जो अरविंद है, अरविंद होगा 20 वर्ष का। और अगर आशा की आयु निकाल लें तो आशा की आयु होगी 1, यानी 5 एकम 5। तो बताओ अभी ये लोग कितने के हैं? ये तो हो गया अपना 40 वर्ष का, और ये हो गए 25 वर्ष की। तो ये 5 वर्ष की कब होगी? आज से 20 साल पहले होगी ना। तो यही तो पूछा है हमसे कि कब ये इसका 4 गुना होगा। तो कब होगा? आज से 20 वर्ष पहले। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रेन 288 किलोमीटर की दूरी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर 252 किलोमीटर की दूरी 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी दूरी ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करना है, औसत चाल बताना है। भाई 288 किलोमीटर गए हैं कितने की चाल से? 96 की चाल से। 1 घंटे में 96 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 288 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 296 एकम 96, और 96 तिया हो जाएगा 288। भाई कैसे हो जाएगा? हमें तो 100 को पहाड़ा याद है, 100 का पहाड़ा होता है 100 तिया 300, लेकिन हम 4 एक्स्ट्रा ले गए। कितने बार? 3 बार, तो 4 तिया 12। तो 300 में से 12 निकाल दो, 288 हुआ। ऐसे 96 का पहाड़ा बना लिया, यानी कि 3 घंटे तो यहाँ लग गए साहब। और फिर 252 किलोमीटर गया है कितने की चाल से? 126 की चाल से। 250, 125 दूनी तो हो गया 250, और 1 दूनी तो यानी 126 एकम, और ये दूनी। तो टोटल यात्रा में कितना समय लग गया? आप कहेंगे सर 5 घंटे। और पूरी यात्रा की दूरी कितनी है? भाई 288 किलोमीटर पहले गए थे और 252 किलोमीटर बाद में गए थे, तो टोटल दूरी हो गई 8 और 2 10, 1 8 5 13, 1 14, 1 2 2 4 और 1 5, यानी 540 किलोमीटर औसत पूछा है। औसत मतलब एक की वैल्यू, औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू। तो 5 घंटे में 540 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना? 540 बटे में 5। 5 से आप काटेंगे, 5 एकम भागना 5 अट्ठे 40, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल होगी। चलिए, यदि किसी संख्या का 25% 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आती है। उसी संख्या का 70% आपसे पूछा है। पहले तो संख्या निकालनी पड़ेगी। चलिए, देखिए किसी संख्या का 25%। अब देखिए कोई x मानने की जरूरत है नहीं आपको। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक, अब 1/4 का मतलब है कि 4 में से 1 की बात चल रही है, यानी 4 में से 1 की बात चल रही है। वो बोल रहा है यदि संख्या का 25% मतलब 1/4, यानी कि अगर संख्या 4 है तो वो 4 की बात नहीं कर रहा है, वो तो कर रहा है 4 में से 1 की बात। इस एक में जब वो 72 जोड़ता है तो परिणाम वही संख्या आती है। मतलब इस एक में क्या जोड़े कि वही संख्या है, वही संख्या मतलब 4 आ जाए। टोटल संख्या, कुल संख्या है 4। 4 में से 1 की बात कर रहा है। 1/4 का मतलब 4 में से 1। 4 में से 1 में क्या जोड़ें कि वापस वही संख्या आ जाए, यानी कि 4 आ जाए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1 में क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए? आप कहेंगे 3। और वो कितना जोड़ रहे हैं? 72। तो यही तो वैल्यू दे रखी है, कोई x मानने की जरूरत
है नहीं। उसने कहा 25% में 72 जोड़ो, तो वही संख्या आती है, मतलब जिसका 25% है उसमें 72 जोड़ो। अच्छा, तो 25% का मतलब 1/4, 4 में से 1 में, वो पूछ रहा है 1 में 72 जोड़ने से 4 आता है। हमने कहा नहीं भाई, 1 में 3 जोड़ने से वही संख्या आती है, वही संख्या मतलब 4 की बात कर रहा है। तो उनके हिसाब से कितना जोड़ रहा है 72, अपने हिसाब से कितना जोड़ रहा है 3। चाहिए क्या, पहले तो आप वही संख्या निकाल लो, वही संख्या है 4, वही संख्या है 4। 3 एकम 3, 3 से जाएगा 24 बार में, और 24 चौके हो गया 96, और बस वह संख्या तो 96 है। और 96 में कितना जोड़ना है, 96 में कितना जोड़ना है, तो 96 में चाहिए है 96 का 70%, तो 96 का 70% चाहिए है। तो 96 का 10% हो गया 9.6, और इसका 7 गुना, 7 6 42, यानी कि लास्ट में 2 चाहिए, तो 2 तो सभी जगह है, 7 6 42, हाथ में आ गई 4, 7 नाम 63 और 4 67, एक अंक बाद दशमलव, यानी 67.2। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 25% है, उसमें क्या जोड़ रहे हैं 72, एक्स मान के जिसको करना है वो एक्स मान के करता रहे। चलिए ये देखो, यदि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है, यदि 25% लड़के और 20% लड़कियां बस से विद्यालय आते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र विद्यालय बस से नहीं आते हैं। अच्छा, उसने बताया है बॉयज है और गर्ल्स है। उसने बताया है कि 25% लड़के बस से आते हैं, तो हर चीज अपने आप में होती है 100%। मैं कहता हूं अगर 100 में से 25% बच्चे बस से आते हैं, लड़के बस से आते हैं, इसका मतलब है 75% नहीं आते हैं। ठीक, उसके बाद लड़कियां 20% बस से आती हैं, तो 80% नहीं आती हैं, यही तो हमसे बोला है। ये है नहीं आते वाले, नहीं वाले। फिर हमसे पूछा है सभी का, तो ये तो औसत का क्वेश्चन हो गया भाई। हमें तो सभी का, बॉयज हैं 75%, गर्ल्स हैं 80%, सभी का बताइए, तो सभी की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई। हम इसमें डेविएशन लगा सकते हैं। बॉयज कितने हैं, बॉयज का रेशियो कितना दिया है, तो बॉयज का रेशियो उसने बताया है हमें 5, बॉयज का रेशियो है, ये हो गया अपना बॉयज का रेशियो, अरे 5, और गर्ल्स का रेशियो है 4। तो हमें चाहिए सभी का औसत, भाई सभी का रिजल्ट चाहिए, वही तो औसत है, सभी का प्रतिशत चाहिए। कैसे निकालते हैं, आप दोनों में से आपको जो मन में आए वो आंसर मान लो कि भाई सभी का जो प्रतिशत होगा वो इतना होगा। आप चाहें तो इन दोनों में से किसी एक को मान लो। मैंने मान लिया कि भाई सभी का प्रतिशत होगा 75। फिर हमें यहां से करना है डेविएशन, यानी तुलना करना है कौन कितना कम है कितना ज्यादा। तो ना तो ये 75 से 75 ना कम है ना ज्यादा, यानी यहाँ पे आपको लिखना है 0, तो आधा कैलकुलेशन हो गया। 75 से ये कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 5 अधिक है। 5 अधिक है कितने लोगों पर, 4 लोगों पर, तो टोटल हो गया 20 अधिक, ज्यादा अधिक है। तो हमें भाई ये तो सब में बांटना है, सभी का पूछा है, तो 20 अधिक है कितने लोगों में, 5 और 4, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 9, 9 से भाग करा दीजिए। 20% की वृद्धि होनी है कितने लोगों में, 9 लोगों में, तो हर एक में कितनी जाएगी औसत, मतलब हर एक, तो 9 दूनी 18, बच गया 2, रखा दशमलव, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 2.22 की वृद्धि करनी है। तो जो आपने औसत माना था उसमें 2.22 की करा दीजिए वृद्धि, यानी आंसर होने वाला है 77.22। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56 और 72 है। अंकों का परिसर, परिसर क्या होता है भाई, परिसर मतलब रेंज की बात हो रही है। कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर होता है परिसर, यानी कि रेंज। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या है 80, और इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या है 45। तो बस इसको इसमें से घटा दो, आ गया अपना 35। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, इसे ही बोलते हैं परिसर। चलिए 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य 15,885 है। कितना है, 15,885 है। ये है औसत, औसत मतलब हर एक की वैल्यू।
यदि उनके मूल्यों का अनुपात है, उनका मूल्यों का अनुपात है 3, 5 और 7, यानी हर एक का मूल्य कितना है 3, 5, 7, टोटल कितना हो गया 15। लेकिन हमें तो औसत दे रखा है, तो औसत के बटे में आप औसत ही लिखना। तीन वस्तुओं का मूल्य है 15, 3 वस्तुओं का कुल मूल्य है 15, तो हर एक वस्तु कितने की होगी 3, 5, 15, यानी अगर उनने हमें औसत बताया है तो उसके बटे हमें औसत ही लिखना है। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य उनके हिसाब से 15,885, अपने हिसाब से तीनों वस्तुओं का औसत मूल्य ये तो 15 है, ये तो सभी का है, औसत मतलब हर एक, 3 वस्तुओं का 15 तो हर एक का हो गया 5, अपने हिसाब से भी औसत मूल्य। गुणा चाहिए क्या, हमें चाहिए है सबसे महंगी वस्तु, तो सबसे महंगी वस्तु कौन होगी, ये 3 रुपए की है, ये 5 की है, ये 7 की है, यानी 7 की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक, चलिए 5 एकम 5, 5 दिया हो गया 15, 5 एकम 5 हो गया, बच गए 3 यानी 38, 5 सत्ते 35, से बच गया 3 और 5 सत्ते 35, 7 सतैया 49, यानी यूनिट डिजिट पे 9 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर 9 है, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहें तो कंप्लीट गुणा करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, एमपी कांस्टेबल में ही आया था। गणतंत्र दिवस, अभी स्वतंत्र दिवस मनाया हमने हाल ही में, क्वेश्चन आया है गणतंत्र दिवस। समारोह में यदि 200 लड्डू इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक को 5% लड्डू मिले, समारोह में कितने व्यक्ति मौजूद थे। अच्छा, हर एक को कितने लड्डू मिले हैं 5%, यानी कि अगर 200 लड्डू हैं, कितने हैं 200 लड्डू हैं, और 200 का हर एक को कितना मिला है 5%, तो 5% 200 का कितना होता है, अरे भाई 200 का 10% तो हो गया 20, तो 5% हो गया कितना 10, यानी हर एक मजदूर को 10 लड्डू बांटना है। हर एक मजदूर को कितने लड्डू बांटना है 10, और लड्डू कितने हैं, लड्डू तो भाई 200 हैं, लड्डू हैं 200, और हर एक को अगर हम 10 10 10 10 देंगे तो कितने हिस्से हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 20, यानी कि मजदूरों की संख्या है 20, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिशत के आधार पर भी कर सकते थे, हर एक व्यक्ति 5% लेके जाएगा, और हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100% बांटते हैं और हर एक को देना है 5%, प्रतिशत से प्रतिशत गया 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, यानी कि 20, वैल्यू का कोई काम है नहीं। कुल मजदूर कितने हैं 20। ठीक, आशा करता हूं कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आप मेरे साथ जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे। विश्वास मानिए कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपने एक बार रिवीजन कर लिया है और आप मेरे साथ प्रैक्टिस सीरीज में जुड़ गए हैं और सारे क्वेश्चन को नोट करते जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पेपर निकालने से नहीं रोक सकती। यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 7,500 भर्तियां आ रही हैं उसमें से एक पोस्ट आपकी है। अगर मेरी वीडियो पे 100 व्यूज आ रहे हैं और 100 ही बच्चे इन चीजों को लिख रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन इसी वर्ष होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में, और एक बार आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस और भगवान श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, और उनके आशीर्वाद से बहुत ही जल्द आप अपने लक्ष्य में सफल हों। तो चलिए, राधे राधे सभी को, धन्यवाद।